तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारी प्रिंसेस यूरा जेल में लॉर्ड रेनाल्ड को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा प्रिंस मॉड्रेट आ जाता है और वो अपने साथ रेनाल्ड को ले जाता है, क्योंकि उसके पास किंग द्वारा मिला इंपीरियल ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से यूरा उसे कुछ कह नहीं पाती। यहीं पर यूरा को पता चलता है कि उसने अनजाने में मॉड्रेट की मदद कर दी है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में मॉड्रेट अपने सर्वेंट से कहता है, जाकर जांच करो क्या यूरा किसी खास इंसान के कांटेक्ट में रही है। थिएटर खुलने से पहले इन सब की जांच करो। सर्वेंट भी हामी भरता है और यहाँ डंजन में खड़े यूरा चिल्लाते हुए कहती है, एमिली पैलेस जाओ और मीना से कहो कि वो मेरे लिए इनविटेशन लेटर ले आए, और नताशा तुम मेरे साथ चलो। इधर यूरा और उधर मॉड्रेट दोनों एक साथ ही कहते हैं, सेकेंड राउंड वॉर पर चलते हैं। असल में यूरा फर्स्ट राउंड तब हार गई थी जब वो रेनाल्ड को बचा नहीं पाई। मॉड्रेट रेनाल्ड को फांसी पे चढ़ा देना चाहता है और हमारी यूरा उसे बचाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेवियस को, जो कि मस्त चाय पी रहा होता है और उसका सर्वेंट कहता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। जेवियस सर्वेंट की बात पर नजर डालता है और याद करता है इनविटेशन लेटर के बारे में। फिर तो वो मुस्कुरा पड़ता है कि यूरा ही आई होगी। इधर यूरा एक रूम में नताशा और एमिली के साथ बैठकर वेट कर रही होती है। तभी उसका ध्यान दरवाजे पर जाता है और जेवियस को देखते ही वो खड़ी होकर कहती है, प्रीमियर क्या आप किसी बिजनेस के बारे में बात करना चाहेंगे। यूरा को पसीने में तरबतर देख जेवियस भी हैरान होता है और फिर हंसते हुए कहता है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रिंसेस को डिनर के लिए इनवाइट किया है। इसमें अभी भी समय है, तो क्यों न हम दोपहर की चाय पी लें। मुस्कुराते हुए यूरा मन ही मन कहती है, ये अच्छा नहीं है। दोपहर की चाय पीने के बाद तक तो रेनाल्ड का मामला ठंडा हो जाएगा। इस आदमी ने ये काम जानबूझकर किया है। यूरा कहती है, मैं व्यस्त नहीं हूँ प्रीमियर, पहले मेरा प्रस्ताव तो सुनो। मैं थिएटर में 30% हिस्सेदारी के साथ अपनी ईमानदारी दिखा सकती हूँ। जेवियस मुस्कुराता है और एक नजर एमिली और नताशा पर डालता है। इससे तो वे भी घबरा जाती है और जेवियस टर्न हो जाता है। उम्मीदें लगाए यूरा कहती है, प्रीमियर। जेवियस आराम से बैठ जाता है और कहता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जेवियस जानता है कि यूरा रेनाल्ड के मामले से यहाँ आई है। फिर तो वो और एक बार कहता है, मैंने कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूरा कहती है, जरा रुको तो, रेनाल्ड जिसकी लोगों के बीच बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है ना, तो अगर तुम उसे बचाते हो तो तुम्हारी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। जेवियस कहता है, तो क्या हुआ, अगर मैं उसे ना भी बचाऊं तो मेरी रेपुटेशन कम नहीं होगी। किंग और उनके लोगों को नाराज करना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुन यूरा सोचने लगती है कि वो अब क्या करे। तब तक वहाँ से जेवियस जाते हुए कहता है, प्रिंसेस यहाँ किसी आदमी के बारे में बात करने आई हैं, तो मुझ पर समय बर्बाद मत करिए। इस बारे में किंग के पास जाना ज्यादा सुविधाजनक है। यूरा चिल्लाकर कह देती है कि उनसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है। ये रियलाइज होते ही यूरा अपना मुंह बंद कर लेती है और जेवियस वहीं पर रुक जाता है। फिर तो वो हंसते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि मैं उनसे ज्यादा विश्वसनीय हूँ। यूरा मन ही मन कहती है, बेशक किंग से ऑर्डर लेने के लिए उनसे विनती करना मेरे लिए समय की बर्बादी है। इसके अलावा मैं उन्हें मारने मरने वाली बातें कैसे बता सकती हूँ। जेवियस कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या ऐसा है। यूरा तो घबरा जाती है कि अचानक ये इतनी दयालुता से क्यों मुस्कुरा रहा है। घबराते हुए यूरा कह देती है, हाँ बेशक। इतने में ही अचानक यूरा हैरान हो जाती है क्योंकि जेवियस ठीक उसके सामने आ जाता है और उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, मेरी मदद की कीमत छोटी नहीं होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यूरा तो बहुत हैरान होती है और अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर तो यूरा अपने एटीट्यूड में आते हुए कहती है, जेवियस तुम क्या चाहते हो, पैसा या फिर कोई इंसान। यूरा के हाथ को पकड़ते हुए जेवियस कहता है, प्रिंसेस आप बहुत सीधी हैं, आखिर क्या है प्रिंसेस के पास। यूरा अपना हाथ छुड़ाकर जेवियस के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं खुद। फिर तो वो अपनी उंगलियां धीरे धीरे जेवियस के गले पर लाती है और मुस्कुराकर एक उंगली से ही उसका फेस उठा देती है। इसके साथ ही वो जेवियस के बेहद करीब आ जाती है, जिससे जेवियस शॉक हो जाता है। ये सब देखकर नताशा एमिली शॉक रह जाती है और फेफी तो अपना मुंह ही छुपाने लगता है। अचानक जेवियस यूरा से बहुत दूर हो जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। यूरा हंसते हुए कहती है, देखो प्रीमियर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये दे नहीं सकती, बल्कि ऐसा है कि तुम इसे मांगने की हिम्मत नहीं कर सकते। जेवियस कहता है, हाँ आप हमेशा मेरी अपेक्षाओं
पाँव से आगे निकल जाती हो। यूरा कहती है तो फिर मैं हमेशा तुमसे एक ही चाल नहीं हार सकती। इसी के साथ यूरा अपनी आंखें विंक करते हुए हमसे कहती है, जेवियस चला था मुझसे फ्लर्ट करने, मैंने उसकी ही बैंड बजा दी। खैर जेवियस बैठते हुए कहता है तो चलो बैठो, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बीच चौराहे पर लॉर्ड रेनाल्ड को फांसी देने की तैयारी की गई होती है और वहीं पर मॉड्रेट भी बड़े आराम से बैठा होता है। अपनी घड़ी में देखते हुए मॉड्रेट कहता है अब बस 40 मिनट रह गए हैं, उसके बाद इसे फांसी दी जाएगी। लॉर्ड रेनाल्ड अपने मन ही मन प्रिंसेस यूरा के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। इधर सर्विस हाउस में जो कि जेवियस की जगह है, वहाँ पर यूरा कहती है मुझे पता है पहले जो भी हुआ उसकी वजह से अब हर कोई सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बार बार मेरी मदद करते हो क्योंकि मेरी पहचान तुम्हारे लिए यूजफुल है। साफ है इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। रेनाल्ड को लोग बेहद पसंद करते हैं और अगर ऐसे में उसे फांसी दे दी गई तो इससे मेरी पहले से ही खराब रेपुटेशन और भी खराब हो जाएगी और अब तो मेरी रेपुटेशन का असर तुम पर भी पड़ता है। ये तो क्लियर है कि तुम ये देखना नहीं चाहोगे। जेवियस कहता है सच में आपका रॉयल स्टेटस मेरे कुछ काम का तो है, हालांकि अगर इससे आपको परेशानी हो रही है तो मैं अपना पार्टनर बदल सकता हूँ। आखिर आप किंग के इकलौते बच्चे तो नहीं हैं। यूरा कहती है लेकिन मैं अकेली हूँ जिसे बोलने का अधिकार है और साथ ही मैं थोड़ी मजाकिया भी हूँ। जेवियस हंसते हुए कहता है क्या सच में आपको इस पे घमंड है? यूरा कहती है सबसे बड़ा प्रिंस मॉड्रेट पुराने नॉबल्स के ग्रुप में है, दूसरा प्रिंस नॉवी और तीसरा प्रिंस कैरिगम, ये दोनों ही अधिकारहीन हैं। और रही बात फोर्थ प्रिंस हार्ट की, वो पसंदीदा तो है लेकिन वो बिगड़ैल बेवकूफ है। तो ऐसे में केवल मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे द्वारा यूज किए जाने के लायक हूँ। इतनी पॉइंट वाली बातें सुनकर जेवियस मुस्कुराता है और इसी के साथ वाइन की बोतल खुलती है और जेवियस वाइन लेते हुए कहता है आपने जो भी कहा मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा असहज महसूस करता हूँ कि आपके ये सारे प्रयास दूसरे आदमियों के लिए हैं। योर हाइनेस आप ऐसा क्यों करते हैं? यूरा गुस्से से मन ही मन कहती है फिर से ये हर मोड़ पर मुझे मिसलीड करने की कोशिश करता है। यूरा सीधा पॉइंट पे आते हुए कहती है ठीक है अपनी शर्तें बताओ। जेवियस के इशारा देते ही फेफी यूरा के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है जिसे देखकर यूरा मन ही मन कहती है धोखा, इसे पहले से ही पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, इसीलिए तो इसने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार कर लिए थे। जेवियस तो अब भी मुस्कुरा रहा होता है कि चीयर्स। कॉन्ट्रैक्ट में लिखी ढेर सारी शर्तों को पढ़ते हुए यूरा को तो गुस्सा आ रहा होता है, जिसमें से पहली शर्त ये होती है कि जेवियस के सभी अरेंजमेंट का पालन करना होगा और अपने प्राइवेट एक्शन नहीं लेने। दूसरा, कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेते समय जेवियस की सहमति अवश्य मांगी जानी चाहिए। तीसरा, बिना इजाजत के किसी से समझौता ना करें और जेवियस की सहमति जरूर लें। असल में गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट में जेवियस की जगह पर सर्विस लिखा है। तभी जेवियस कहता है सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी वाला है। यूरा अपनी उंगली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे नीचे ले जाती है जहाँ पर उसे दिखता है आर्टिकल 52, जेवियस के किसी भी इनविटेशन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जानबूझकर टालना भी नहीं है और उससे हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। ये पढ़कर तो यूरा गुस्से से कहती है तुम खतरे का फायदा उठा रहे हो, ये तो असमान समझौता है। जेवियस कहता है देखो रेनाल्ड को जहाँ फांसी दी जा रही है उस जगह पहुँचने में लगभग 25 मिनट लगते हैं, इसीलिए तुम आराम से सोच सकती हो। यूरा फटाक से अपनी वाइन पी लेती है और कहती है पेन लाओ। जेवियस तो मुस्कुराने लगता है और यूरा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहाँ से जाते हुए कहती है फांसी को रोकने के लिए जल्दी वहाँ जाओ और मैं अपने फादर से मिलने के लिए पैलेस वापस जा रही हूँ। याद रहे रेनाल्ड को बचाने के लिए कुछ भी कहो, अदरवाइज मैं घाटे में हूँ। यूरा के जाते ही मुस्कुरा रहा जेवियस सख्त हो जाता है। इधर घड़ी को देखते हुए मॉड्रेट कहता है समय हो गया, एग्जीक्यूट करो। इसी के साथ रेनाल्ड के गले में फांसी डाल दी जाती है और हैंडल पकड़कर सर्वेंट भी तैयार होता है फांसी देने को कि तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। ये सुन रेनाल्ड और मॉड्रेट दोनों ही उस ओर देखते हैं जहाँ से ढेर सारे लोगों के साथ सबसे आगे जेवियस आ रहा होता है। ये देख मॉड्रेट चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो, जल्दी इसे एग्जीक्यूट कर दो। सर्वेंट भी हैंडल जल्दी खींच लेता है जिससे कि रेनाल्ड लटक जाता है। रेनाल्ड के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है और उसे ऐसे लटकते हुए देख मॉड्रेट खुश हो जाता है। तभी जेवियस
जेवियस उसके बाजू से गुजरता है और अपना खंजर निकालकर फेंक देता है, जिससे कि रेनाल्ड का फंदा कट जाता है और रेनाल्ड नीचे गिरता है। रेनाल्ड ठीक जेवियस के घोड़े के सामने आ गया होता है और हैरान होता है कि यहाँ पर प्रीमियर उसे बचाने कैसे आ सकता है। तभी मॉड्रिड चिल्लाते हुए कहता है, प्रीमियर, खुलेआम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो, क्या तुम जानते हो इसका परिणाम? जेवियस कहता है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये कितना अपमानजनक है, कारण चाहे जो भी हो, तुम मेरे कामों को दोषी नहीं ठहरा सकते। योर हाइनेस मॉड्रिड, क्या आप इसके परिणामों को जानते हैं? मॉड्रिड कहने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियस अपना मुंह फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे तर्क को नहीं सुनना चाहता। फिर तो वो हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कहता है, सुनो सभी, मैं किंग के रूप में अपनी क्षमता का घोषणा करता हूँ। ये फांसी यहीं पर रद्द की जाती है। रेनाल्ड अपराधी है या नहीं, इसकी फिर से जांच होगी। हमारे किंग अपनी प्रजा को व्यर्थ में ही मरने नहीं देंगे। वे जल्द ही एक न्यू ऑर्डर जारी करेंगे। बस रेनाल्ड को डेंजन में वापस ले जाओ। पीछे से मॉड्रिड चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, हिज हाइनेस की इच्छा को देखे बिना मैं इसे किसी को भी रोकने नहीं दूंगा। जेवियस गुस्से से कहता है, मॉड्रिड, तुम क्या सोचते हो, तुम हो कौन? फिर तो वो अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर लेता है और उसके पास से उसका खतरनाक स्नेक वाला ऑरा निकलने लगता है। इसी के साथ जेवियस कहता है, भले ही पॉप यहाँ हो, उन्हें मेरे फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुन मॉड्रिड के तो पसीने छूट जाते हैं और वो इसके आगे कुछ नहीं कहता। एक नजर रेनाल्ड पर डालकर जेवियस वहाँ से जाते हुए कहता है, ये मूर्ख और वफादार लापरवाह आदमी है। यह उसके लिए परेशानी के लायक है। जेवियस के जाने के बाद मॉड्रिड अपने सर्वेंट्स पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? इसे डेंजन वापस ले जाओ और उसे एक अच्छा रीट्रायल दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस, जहाँ पर यूरा कहती है, मुझे परवाह नहीं, मैं उस व्यक्ति को चाहती हूँ, आपको मुझे उसे देना ही होगा। किंग कहते हैं, यूरा, हंगामा मत करो, मैंने पहले ही उसे फांसी की सजा दे दी है, अब इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। यूरा कहती है, क्यों नहीं डैड, मुझे उससे निपटना चाहिए था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। किंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, यूरा, तुम हाल ही में और भी ज्यादा हटी हो गई हो, तुमने पहले तो मुझे इस तरह से परेशान नहीं किया। यूरा भी घबरा जाती है कि अरे नहीं, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया? किंग का मुझ पर डाउट करना बहुत बुरा है, मुझे जल्दी कुछ करके इसे ठीक करना होगा। फिर तो यूरा रोते हुए कहती है, तो डैड, आप ये सोचते हैं कि ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ? फिर तो वो वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हुए कहती है, खैर, अगर आप ऐसा सोचना चाहते हैं तो सोचिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। लेकिन उसके मन में होता है कि प्लीज मुझे रोक लो। अरे ये रोक क्यों नहीं रहे, प्लीज रोक लो। तभी किंग भी यूरा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ। यूरा तो खुश हो जाती है कि ये हुई ना बात। उसके बाद वो फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है, डैड, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रेनाल्ड को आपकी वजह से छोड़ा तो क्या आप भरोसा करेंगे? किंग कहते हैं, क्या मेरी वजह से? यूरा कहती है, हाँ बिल्कुल, पहले मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नाराज थी और मैंने इन सब का इंजाम रेनाल्ड पर डाल दिया। आप यानी कि मेरे प्यारे डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने उसे पनिशमेंट दे दी। लेकिन अब मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे डैड की छवि लोगों के दिलों में मेरी वजह से खराब हो। किंग कहते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात से पीछे हटूं, इतने में ही यूरा उन्हें रोकते हुए कहती है, डैड, आप इसे कैसे गिन सकते हैं? रेनाल्ड ने एटलांटे के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उम्मीद है कि डैड दयालु होंगे और रेनाल्ड को उसकी गलती की भरपाई करने देंगे। और रही बात लोगों की, तो उनके बीच ये संदेश जाएगा कि आप अच्छे काम करने पर इनाम और गलत काम करने पर पनिशमेंट देते हैं। आप अपने प्रति किए गए किसी के भी योगदान को कभी नहीं भूलते। ये तो एक अच्छी चीज है ना? किंग कहते हैं, वेल, अगर तुम इस बात पर जोर दे रही हो कि वो मौत का दोषी नहीं है, तो मुझे फिर से जांच करनी होगी और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करना होगा। यूरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हार्ट बनाते हुए कहती है, डैड, आप बहुत ही अच्छे हैं, आई लव यू डैड। यूरा के वहाँ से जाते ही किंग राहत की सांस लेते हैं और यूरा खुशी से बाहर जाकर नताशा से कहती है, खुश खबर है नताशा। नताशा कहती है, कोई खुश खबर नहीं है, लॉर्ड रेनाल्ड को पनिशमेंट मिलने जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेंजन में लॉर्ड रेनाल्ड को चाबुक से मारते हुए आदमी कहता है, प्रिंसेस की प्रगति में बाधा डाला और रॉयल फैमिली को अपमानित भी किया, अपना दोस्त एक्सेप्ट कर लो। रेनाल्ड कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन ये बेकार की चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। रेनाल्ड के फेस पर चाबुक मारते हुए वो कहता है, अरे लॉर्ड रेनाल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे मुंह पे ये कहने की? फिर तो वो दूसरे से बात करते हुए कहता है, ओरिजिनली तो ये खुशी से मर सकता था, लेकिन ये सब इतना
फालतू किसने बना दिया? मौत से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। मॉड्रेट का सर्वेंट कहता है शायद ये प्रिंसेस ही थी जिसने सोचा होगा कि इसे फांसी देना तो बहुत सस्ता था और उसने जानबूझकर परेशानी पैदा की। फिर तो वो हंसते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। मुझे नहीं पता कि कोड़े मार मार कर इसे मार डालने के बाद इसकी लाश को जंगल में खुले में फेंकने का परिणाम क्या होगा, पर मुझे तो बहुत मजा आएगा, चाहे ये प्रिंसेस को पसंद आए या नहीं। तभी यूरा कहती है अगर ये तुम्हारा परिणाम है तो प्रिंसेस को बहुत पसंद आया। यूरा को देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके अलावा रेनाल्ड भी हैरान होता है। मॉड्रेट का आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है हम रूल्स के अनुसार कैदी को वापस ला दिए हैं और अब उसकी गलती एक्सेप्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई पक्षपात करके आप एम्बैरेस नहीं होना चाहेंगी, है ना योर हाइनेस? यूरा कहती है क्या रूल? प्रिंसेस का रूल है कि अगर तुमने इसके अच्छे शरीर को तोड़ा तो मैं तुम सबको फांसी पे चढ़ा दूंगी। अच्छा शरीर सुनकर तो वे तीनों ही शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं रेनाल्ड के शरीर को, जिसे कि कोड़े मार मार कर बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा दिया गया होता है। और यूरा के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर रेनाल्ड को भी अजीब महसूस हो रहा होता है। ये दोनों भी हंसते हुए अजीब तरीके से यूरा को देखने लगते हैं। साथ ही उनके मन में होता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रॉयल प्रिंसेस इतनी देखभाल इसकी क्यों कर रही है। असल में तो वो इसके बॉडी को बचा रही है। यूरा कंफ्यूजन से कहती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर उसे समझ में आता है कि उसने ये क्या बोल दिया। शर्माते हुए यूरा एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि अरे मैं प्रिंसेस अपने ताकत के बारे में बात कर रही थी। अगर ये मर गया तो रॉयल फैमिली की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा इस प्रिंसेस की रक्षा? तुम कमीनों, अगर ये मौत से लड़ नहीं रहा होता तो तुम लोगों के पास इसे टॉर्चर करने के लिए अपना खुद का लाइफ ही नहीं होता। यूरा से अपने लिए इतनी सारी तारीफ सुनकर रेनाल्ड तो एकदम हैरान हो जाता है और यूरा कंटिन्यू करते हुए कहती है हिज हाइनेस ने मुझे रेनाल्ड का मामला अपने हाथ में लेने और उसे तुरंत जाने देने का ऑर्डर दिया है। मॉड्रेट का सर्वेंट कहता है योर हाइनेस, चीजों के लिए प्रूफ की जरूरत होती है, आपके सिर्फ कह देने से हम इसे जाने नहीं देंगे। यूरा कहती है क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि प्रिंसेस रॉयल ऑर्डर को गलत ढंग से पेश कर रही है? फिर तो वो आगे बढ़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस पे लाछन लगाने की? ये कितना बड़ा अपराध है। तभी यूरा को रोकते हुए जेवियस कहता है योर हाइनेस, अपनी पहचान पर ध्यान दें। अगर आप इतनी गंदी चीजों से अपने हाथ गंदे करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। उसे देखकर तो यूरा घबरा जाती है, लेकिन फिर कहती है प्लीज अच्छा बोले, इतना चिकना ना बने। फिर तो वो खुद ही हैरान हो जाती है कि वे चिकना, ये एहसास बहुत ही जाना पहचाना लगता है। जेवियस भी हैरानी से कहता है चिकना क्या? यूरा अपना सर झटकने लगती है कि नहीं, ये एक भ्रम होना चाहिए, अब मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उसके बाद तो यूरा फेफी से रॉयल ऑर्डर लेकर उनके सामने कर देती है कि देखो रेनाल्ड के मामले अब प्रिंसेस के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वे जाने लगते हैं, लेकिन यूरा उन्हें रोक देती है। वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि लगता है अब हमारी शामत आई, लेकिन यूरा फुल एटीट्यूड से कहती है वापस जाओ और मेरे बड़े भाई से कहो उसे इसका पछतावा होगा, अब चले जाओ। तभी यूरा देखती है कि रेनाल्ड की बेड़ियां खुलते ही वो अनबैलेंस हो रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है कि ध्यान से, लेकिन इससे पहले ही जेवियस रेनाल्ड को फेफी की ओर धकेल देता है। यूरा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? जेवियस बोलता है योर हाइनेस, मैं आपकी रेपुटेशन की रक्षा कर रहा हूँ और मैं पूरे व्यू में आदमियों के साथ खींच रहा हूँ। ये सुनकर यूरा गुस्से से कहती है तुम मुझसे ऐसी बातें कहने के लिए सबसे कम योग्य हो। तभी रेनाल्ड कहता है योर हाइनेस, आपने मुझे अचानक जाने क्यों दिया? रेनाल्ड हैरान होता है कि यूरा क्या कहेगी और यूरा भी सोच रही होती है कि मैं अब क्या बोलूं। इन दोनों को ऐसे देख रहा होता है जेवियस। फिर तो यूरा हंसते हुए कहती है क्योंकि तुम्हारा मरना एटलांटे का लॉस है। उस समय किसी ने इरादे से मेरा इस्तेमाल किया और आपको गलत समझा, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मुआवजे के रूप में एक अनुरोध देना चाहूंगी, फिर भले ही आपको डैड का बॉडीगार्ड बनना हो। रेनाल्ड हैरानी से कहता है मैं। इतने में ही जेवियस उसे मारकर बेहोश कर देता है और यूरा चौंकते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? ये इग्नोर करके जेवियस फेफी को ऑर्डर देता है कि इसे प्रिंसेस के थिएटर में भेज दो। यूरा कहती है थिएटर क्यों भेजा? जेवियस मुस्कुराते हुए कहता है उसे
अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी तुम्हारे साथ अच्छा समय बर्बाद करे। फिर तो वो यूरा का हाथ पकड़ लेता है और ले जाते हुए कहता है, चलो डिनर तैयार है। यूरा कहती है, मैंने तुम्हारे साथ डिनर पर जाने का वादा नहीं किया था। जेवियस कहता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनकर यूरा बुरा भला बोलने से खुद को रोक लेती है और कहती है, अरे क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? जेवियस कहता है, नहीं, अगर तुम भाग जाओगी तो क्या होगा? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है थिएटर पर। रेनाल्ड की आंखें खुलती है और वो अपने सामने नताशा को देखता है। वहीं पर एमिली भी होती है जो कि कहती है, लॉर्ड आप जाग गए? इन दोनों के बारे में याद करके रेनाल्ड कहता है, क्या वे आप ही थे जिन्होंने मुझे बचाया? उसके लिए धन्यवाद। एमिली कहती है, ऐसा मत कहो लॉर्ड रेनाल्ड, अगर आपने हम दोनों बहनों को नहीं बचाया होता तो हम कब की मर गई होती। मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ देने को भी तैयार हूँ। रेनाल्ड कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम लोग पैलेस की मेड हो? एमिली कहती है, हाँ, हम पहले प्रिंसेस की मेड थी। रेनाल्ड कहता है, तो इसीलिए आपने प्रिंसेस से मुझे जाने देने की विनती की, तो इसके बदले तुमने क्या दिया? ये सुन वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखती हैं और कहती है, माय लॉर्ड, फैक्ट ये है कि रॉयल प्रिंसेस आपसे बातचीत करना चाहती हैं। रेनाल्ड कहता है, बातचीत? ऐसे दुष्ट असभ्य इंसान मुझसे बातचीत करना चाहती है? नताशा कहती है, लॉर्ड, असल में मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सच में हिज हाइनेस को मना लिया आपको बचाने में हमारी मदद करने के लिए। उन्होंने जेवियस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले संकोच भी नहीं किया। उसने न केवल पैसे बांटे बल्कि वो खुद को प्रीमियर के खेमे में बांधती हुई नजर आई। ये सब सुनकर रेनाल्ड भी चौंक जाता है कि क्या सच में प्रिंसेस नए नॉबल्स के साथ खड़ी है? अब दोनों गुट अंतरहीन रूप से लड़ रहे हैं और हिज हाइनेस बहुत ही स्ट्रेट रवैया बनाए रखे हैं। रॉयल फैमिली के रूप में अब लाइन में खड़ा होना निश्चित रूप से दूसरे गुट द्वारा बदला लिया जाएगा। वेल गाइस, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि यहाँ एटलांटे में 2 गुट बने हुए हैं। पहला गुट पुराने नॉबल्स पॉप का है, जिसमें कि मॉडरेट का बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा गुट खुद के दम पे बने न्यू नॉबल्स का ग्रुप है, जिसमें कि मेन रोल जेवियस का है। अब जेवियस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यूरा न्यू नॉबल्स के गुट में शामिल हो गई है, यानी वो अब सीधा सीधा दूसरे गुट पॉप यानी मॉडरेट की दुश्मन बन रही है। यही सब सोचते हुए रेनाल्ड मन ही मन कहता है, जड़ों से रहित एक प्रिंसेस क्या मेरे लिए ऐसा करेगी? तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम जाग गए। ये बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे पास इंपीरियल सिटी में रहने के लिए जगह है तो तुम किसी भी समय जा सकते हो। रेनाल्ड हैरानी से कहता है, तुम मुझे जाने दोगी? यूरा कहती है, क्या तुम भी दूर रहना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पे किया है। फिर तो यूरा याद करती है कि कैसे जेवियस उसे प्रोटोकॉल सिखा रहा था, इतना ही नहीं खुद के फालतू काम भी करा रहा था। ये सब याद करके यूरा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा ही आ जाता है कि अगर मुझे मौत से बचना ना होता तो मैं उसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। ये सब इसकी वजह से हुआ, इस रेनाल्ड की वजह से। अच्छा है कि ये अब किसी तरह नहीं मरेगा, कम से कम ये संकट खत्म हो गया है। तो चलो जल्दी करो, मुझे याद मत दिलाओ कि मैंने तुम्हारे चक्कर में क्या क्या खो दिया। रेनाल्ड अब भी हैरानी से कहता है, तुमने मुझे बस जाने दिया? क्या तुम्हें मेरे काम की जरूरत नहीं है? अपना गुलाम बनाओ, उन लोगों को मार डालो जो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं। यूरा उसे रोकते हुए कहती है, चुप हो जाओ, आखिर तुम मेरे बारे में क्या गलत समझते हो? रेनाल्ड कहता है, लेकिन तुम। तभी वहाँ पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं और उनमें से सबसे आगे फेलिना कहती है, योर हाइनेस, वो नया होटल है ना, उसमें न केवल सुंदर लड़कियाँ डांस कर रही हैं, बल्कि उन्हें मेहमानों के साथ शराब पीने के लिए भी कहा जा रहा है। इसका हमारे थिएटर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये असंभव तो नहीं है, मैं भी शराब पीने जा सकती हूँ। यूरा उसे मारते हुए कहती है, अपने आप को छोटा मत समझो, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं चाहूंगी। फेलिना रोते हुए कहती है, टीचर। यूरा कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारी टीचर इन छोटी मोटी चीजों से नहीं डरती। क्या तुमने बोर्ड तैयार किया? जेन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम पहले ही कर चुके हैं, ये रहा। उस छोटे से बोर्ड को लेकर यूरा कहती है, बहुत अच्छा, थिएटर लगभग ठीक हो चुका है, कल ये फिर से खुलेगा, दरवाजे पर साइन लगाओ और फ्लायर्स को फिर से भेज दो। इस बार मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये जाने कि वे अपने आइडल्स को बुलाना शुरू कर सकते हैं। मेरे सस्ते भाई को भी तो पता चले कि मैं क्या हूँ। यूरा के ये कहने के साथ ही वे सभी जोश से भर जाते हैं कि हाँ, थिएटर खुलने के बाद हम अपनी नई परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देंगे। रेनाल्ड ये सब देख रहा होता है और यूरा ये नोटिस करते हुए कहती है, वैसे क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पे करने के लिए नहीं कहा? ये सही है, तुम पिछले कुछ दिनों से मेडिसिन के कारण कोमा में थे। रेनाल्ड
रेनाल्ड अजीब सा रिएक्शन देता है, ये सोचते हुए कि क्या ये मुझे ताना मार रही है। तभी नताशा आगे आते हुए कहती है, योर हाइनेस मैं पे करूंगी। यूरा कहती है, रेनाल्ड एक मर्द है, आखिर वो तुम्हें पे करने कैसे दे सकता है। रेनाल्ड भी चद्दर में अपनी उंगलियां कसते हुए कहता है, मुझे यकीन है मुझे बचाने के पीछे जरूर इसका कोई न कोई मकसद होगा। फिर तो रेनाल्ड कहता है, योर हाइनेस आप मुझसे क्या कराना चाहती हैं? यूरा कहती है, फिर प्लीज इन बच्चों के साथ पैम्पलेट्स बांटने जाइए और इन बच्चों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए अपने मजबूत शरीर का यूज करें। आखिरकार मेरा घटिया भाई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। ये सुनकर तो रेनाल्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यूरा उससे इन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉड्रिड का होटल। वहाँ पर अमीर बिगड़ैल नोबल्स लड़कियों के साथ लगे होते हैं और उनमें से एक कहता है, योर हाइनेस ये होटल तो बहुत ही कमाल का है। उन थिएटर वालों को ये समझ ही नहीं आता कि हम रईसों को क्या चाहिए। मॉड्रिड जो कि खुद भी वहाँ पर लड़कियों के साथ लगा पड़ा होता है, वो कहता है, वो थिएटर तो बच्चों के खेलने कूदने का घर है और मैंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। वो आदमी कहता है, जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी। वैसे मैंने सुना है कि हाल ही में वो थिएटर फिर से खुल गया है और वे लोग फिर से पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। ये सब सच में एक मजाक है। आखिर आपके सामने उनकी क्या ही औकात है। मॉड्रिड कहता है, क्या वो फिर से खुल गया? ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा। खैर छोड़ो, अपना मूड खराब मत करो, आओ और इस नए बैच का स्वाद लो। बेचारी वे लड़कियां तो कांप रही होती हैं। दूसरी ओर सभी बच्चे पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं और ज़ेन बताते हुए कहता है, सर रियल थिएटर नया आयोजन शुरू कर रहा है, आप अपने पसंदीदा आइडल के लिए बोल सकते हैं। हम पहली बेस्ट आइडल बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। सामने मौजूद आदमी कहता है, ठीक है मुझे एक और कॉपी दे दो, लेकिन फिर वो किसी को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पीछे से ज़ेन भी दौड़ पड़ता है कि सर रुकिए, पैम्पलेट तो लीजिए। लेकिन फिर वो रुक जाता है और अपने पीछे लॉर्ड रेनाल्ड को देखते हुए कहता है, लॉर्ड यहाँ की नई वाइन बहुत अच्छी है, तो क्यों ना आप जाकर पिए, हम भी खाना खाने के बाद वापस यहाँ आ जाएंगे। रेनाल्ड जो कि बहुत ही डरावना ऑरा दिखाते हुए वहाँ पर खड़ा होता है, वो कहता है, नहीं मैंने प्रिंसेस से तुम्हारी रक्षा के लिए वादा किया है। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और उसकी नजरें रेनाल्ड की नजरों से मिलती है, जो कि डरावने वे में एक टक उसे ही देख रहा होता है। फिर तो वो भी डर के वहाँ से भाग जाता है और ये सब देख के ज़ेन कहता है, लॉर्ड मैं प्रिंसेस को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसी तरह से हमें फॉलो करते रहे तो हमें ये पैम्पलेट्स बांटने में आधी रात हो जाएगी। क्योंकि रेनाल्ड के डर से ज़ेन से कोई पैम्पलेट ले ही नहीं रहा। ये सब इग्नोर करते हुए रेनाल्ड कहता है, क्या तुम सभी गुलाम हो? तुम लोग रॉयल फैमिली का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? उनके बिना ही तो तुम लोग आजाद होंगे। ज़ेन शॉक हो जाता है और फिर सीरियस होते हुए कहता है, हम लोग प्रिंसेस यूरा को सपोर्ट करते हैं, ना कि रॉयल फैमिली को। प्रिंसेस यूरा ने हमें आजादी से भी कहीं ज्यादा दिया है। उन्होंने हमें जीने की उम्मीद दी है। इसके अलावा अगर अभी की रॉयल फैमिली ना हो तो क्या सच में कोई गुलामी नहीं होगी? अगर प्रिंसेस यूरा क्वीन बन जाती हैं तो शायद इस पर भरोसा किया जा सकता है। रेनाल्ड कहता है, क्या तुम लोग को डर नहीं कि प्रिंसेस यूरा सिर्फ तुम्हारा समर्थन जीतने के लिए ये सब कर रही है? क्या तुम नहीं जानते उन अफवाहों के बारे में कि प्रिंसेस यूरा ऐसी नहीं है? ज़ेन भड़कते हुए कहता है, मिस्टर प्रिंसेस यूरा जो कि एक हाई रैंकिंग स्टेटस वाली वुमेन है और हम कुछ लो लाइफ वाले, क्या उनके धोखे के लायक हैं? फिर तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने जो देखा है मुझे उस पर भरोसा है, फिर चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना हो, मैं उन्हें पहचानता हूँ। चलो सभी हम कहीं और चलते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, ब्रदर ज़ेन क्या ये आदमी प्रिंसेस के बारे में गलत बात कर रहा है? दूसरा कहता है, ये बहुत परेशान करने वाला है, आखिर वो हमारी प्रिंसेस के पीछे क्यों पड़ा है? रेनाल्ड भी ये सब सुन रहा होता है और तभी ज़ेन पीछे मुड़ते हुए कहता है, हम सभी लास्ट वाली जगह पर जा रहे हैं, तुम फ्री हो। रेनाल्ड सोचने लगता है कि कैसे यहाँ आने से पहले उसने प्रिंसेस यूरा और ज़ेन को आपस में बात करते देखा था। इस हैरानी में वो खुद से ही बात करते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस यूरा का असली रूप यही हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरा फटाफट कहीं जा रही होती है और उसके पीछे पीछे जेबियस भी आ रहा होता है। तभी जेबियस चलते हुए ही कहता है, प्रिंसेस आप इतनी असंतुष्ट क्यों हैं? हम तो समझौते से काम कर रहे हैं ना? यूरा पीछे पलटते हुए कहती है, जाहिर है तुम मुझे धोखा दे रहे हो
और इत्तेफाक से हम यहाँ मिल गए, जो कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो तुमने हेल्प के लिए एक तत्कालीन इनविटेशन दिया। जेवियस कहता है, योर हाइनेस, आप मुझे ऐसे ही गलत नहीं ठहरा सकती। मैं तो अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए पर्सनली आपको ग्रीट करने आया हूँ। यूरा गुस्से से कहती है, ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि इनविटेशन का कंटेंट ये है कि जहाँ भी तुम जाओ वहीं मैं जाऊँ। बोलो। यूरा तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन जेवियस सोचते हुए कहता है, मैं? उसे ऐसे देख यूरा का दिमाग तो खराब हो जाता है कि हे भगवान, ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर तो वो खुद को संभाल कर पीछे मुड़ते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं ये पहले ही कह दूं कि ये मेरी लाइफ का मामला है, तो प्लीज मेरा प्लान बर्बाद मत करो। जेवियस सोचते हुए कहता है, ओ क्या ये इतना सीरियस है? यूरा कहती है, ज्यादा जिज्ञासा भी मार डालती है। अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो वापस चले जाओ। जेवियस अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तो क्या अब आप मुझे बता सकती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? यूरा पीछे मुड़ती है और कहती है, साफ सफाई करने। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।